Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सीडीपी एमसीक्यूज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे और विस्तृत रूप में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये सीरीज चल रही है 7 नंबर वाली और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। कुल 30 क्वेश्चन है, सभी को अटेंड करें। और साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों देखो, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को किसने खोजा। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को किसने खोजा। विकल्प ए अरस्तु, विकल्प बी प्लेटो, विकल्प सी वॉटसन और विकल्प डी थॉर्नडाइक। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को किसने खोजा, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, विकल्प ए अरस्तु। संपूर्ण जानकारी के साथ देखते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन का सूत्रपात किया, जो आगे चलकर मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप बना। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों। और यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर एक अकादमी का नाम याद रखना है, प्लेटोनिक अकादमी। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है अरस्तु की। तो यहाँ पर ये पुस्तकें हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। निकोमेकियन एथिक्स और पॉलिटिक्स। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक आदि विषयों पर रचना की। दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसका कथन है, किसने कहा था ये। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वुडवर्थ का, जेम्स ड्यूरेवर, वॉटसन या स्किनर। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो यहाँ पर जेबी वॉटसन आ जाएगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। और जेबी वॉटसन का संप्रदाय कौन सा है, तो व्यवहारवाद संप्रदाय याद रखें। यहाँ पर जेबी वॉटसन व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना, इस व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना कब की, किसने की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1913 में जेबी वॉटसन के द्वारा। कहाँ पर, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की। और व्यवहारवाद का मानना है कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, जिसकी विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकती है। व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, इसे द्वितीय बल भी कहा जाता है। वॉटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि का खंडन किया एवं मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। कौन कौन सी, तो याद रखें यहाँ पर एक तो है प्रेक्षण, दूसरी अनुबंधन, और तीसरी कौन सी, परीक्षण, और चौथी है दंत शाब्दिक रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्या है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थिति में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके क्या। दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्य को, आवश्यकताओं को। तो समायोजन से क्या तात्पर्य है, स्वयं का विभिन्न परिस्थिति में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके क्या। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा साथियों। यहाँ पर आवश्यकताओं को, विकल्प डी। और इसी के साथ आपको याद रखना है अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
समायोजन कहलाती है साथियों। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली किसकी पूर्ति हेतु अनुक्रिया करना प्रारंभ करती है, जिसके कारण अनुक्रिया का संचालन होना माना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली किसकी पूर्ति हेतु अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण अनुक्रिया का संचालन होना माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भूख, मछली का टुकड़ा, पुरस्कार, नींद। इनमें से सही विकल्प क्या होगा? बिल्ली क्रिया क्यों करती है? क्योंकि उसे भूख लग रही थी। यानी बिल्ली क्या थी? बिल्ली भूखी थी, इसलिए वो क्या कर रही थी? अनुक्रिया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली भूख यानी प्रेरक, भूख क्या है? प्रेरक है, और भूख को शांत करने हेतु अनुक्रिया करती है। बिल्ली को भूख लगी और भूख उसका क्या है? प्रेरक। और इस प्रेरक को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए बिल्ली क्या करती है? अनुक्रिया करती है। क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर बिल्ली का पेट भरा हुआ होता तो वह अनुक्रिया नहीं करती, और इस कारण बिल्ली भूख को शांत करने के लिए अनुक्रिया प्रारंभ करती है। अतः भूख एक जन्मजात प्रेरक है। यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? रॉबर्ट एस वुडवर्थ, जेपी गिलफोर्ड, या फिर गेट्स, लेस्टर क्रो एंड एलिस क्रो। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा साथियों, जेपी गिलफोर्ड होगा। यहाँ पर जेपी गिलफोर्ड, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड, इसका कथन है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ के अनुसार आपको याद रखना है सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स क्या कहता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आपको याद रखना है यहाँ पर आदत ज्ञान अभिवृत्ति में वृद्धि की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो ये सभी कथन है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या माना जा सकता है, और जीन पियाजे वयस्कों और बालकों के संबंध में क्या सोचते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या माना जा सकता है, और जीन पियाजे वयस्कों और बालकों के संबंध में क्या सोचते हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। जीन पियाजे की सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या माना जा सकता है, और जीन पियाजे के वयस्कों और बालकों के संबंध में क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा साथियों। विकल्प सी में क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। विकल्प सी चिंतन को मात्रात्मक रूप में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चिंतन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। जैसे माना कि बच्चे ने एक दिन पहले क्या देखी? गाय। दूसरे दिन भैंस को देखता है, वह भैंस को भी गाय के आकार प्रकार का होने के कारण भैंस को भी गाय ही समझता है। अतः बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। तो इस फैक्ट से आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद में देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण निर्माण करने का श्रेय बिने को जाता है। बिने ने बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या माना? बच्चों में मस्तिष्कीय शक्ति की पहचान करना, बच्चों में मस्तिष्कीय शक्ति की पहचान करना,
यह पता करना कि उम्र के साथ बुद्धि बढ़ती है। वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते, या फिर आलोचनात्मक चिंतन के स्तर का मापन करना। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यानी बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते हैं। विकल्प सी होगा यहाँ पर। बीने परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। बीने परीक्षण का निर्माण वर्ष 1905 में अल्फ्रेड बीने द्वारा फ्रेंच भाषा में किया गया, लेकिन बीने बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य यहाँ पर आपको याद रखना है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड को जाता है। बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, विलियम वुंट। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने द्वारा 1905 में किया गया, ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? अल्फ्रेड बीने अनुसार जिस उच्चतम आयु के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह क्या कहलाता है? आधार वर्ष, बेसिल वर्ष, वास्तविक वर्ष, शैक्षिक वर्ष या फिर टर्मिनल वर्ष? यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए, आधार वर्ष या बेसिल वर्ष। इसके बारे में देखते हैं। बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर पाता है तो इसे बालक की बेसिल वर्ष कहा जाता है। इसे बालक का क्या कहते हैं? बेसिल वर्ष कहते हैं। इसे बालक की मानसिक आयु भी कह सकते हैं, अर्थात अगर बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है तो उसे बेसिल वर्ष कहेंगे, और बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहेंगे साथियों। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। किसके बारे में है ये? अल्फ्रेड बीने के अनुसार आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जिस उच्चतम आयु के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है तो वह क्या कहलाता है? आधार वर्ष या बेसिल वर्ष? ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। इसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है, निम्न में से कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? तो विकल्प देखते हैं यहाँ पर। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। इसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया गया। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या उनकी धारणा है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार आपको देखना है कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान क्या माना जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बारे में देखो, यहाँ पर कोहलबर्ग अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन करता है, क्योंकि बालक में नैतिक तर्क करना का जो विकास होता है उसमें परिपक्वता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात कोहलबर्ग के अनुसार जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें नैतिकता के गुणों का विकास होता है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, कोहलबर्ग का सिद्धांत है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर हिंसा दिखाने से बच्चों में आक्रामक व्यवहार की प्रबलता अधिक बढ़ जाती है। इस तथ्य की व्याख्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा होती है? कुंठा, आक्रामकता, प्राकल्पना, फ्रायडिज्म द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय, सामाजिक सीखना या उपयुक्त सभी? तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर सामाजिक सीखना। दूरदर्शन पर हिंसा वाले कार्यक्रमों को देखकर बालकों में आक्रमण संबंधी गुणों का विकसित होना अधिगम के सामाजिक विकास सिद्धांत को प्रकट करता है। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
अल्बर्ट बांडुरा द्वारा 1977 में किया गया अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन। बांडुरा के अनुसार बच्चे अपने समाज या परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य को देखकर सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं और इसे अधिगम का प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बालक अपने आसपास की परिस्थितियों की घटनाओं का अवलोकन करके सीखता है। यहाँ पर देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, भाषाई विकास सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जिनके अनुसार बालक बालिकाओं में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषाई विकास सिद्धांत का जनक, तो यहाँ पर देखो नोआम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा। भाषाई विकास सिद्धांत विकल्प ए होगा, यहाँ पर नोआम चॉम्स्की हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए। और देखो यहाँ पर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नोआम चॉम्स्की को विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। चॉम्स्की एक भाषाविद थे। चॉम्स्की के अनुसार बालकों को भाषाई ज्ञान नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उनमें भाषा सीखने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे जेनेटिक ग्रामर थ्योरी कहते हैं। जेनेटिक ग्रामर थ्योरी। बालक जिस भाषा को सुनता है उसे व्याकरण की दृष्टि से सीखा जाता है, और चॉम्स्की ने भाषा सीखने का उपकरण LAD का प्रतिपादन किया। इसे सर्वभाषा व्याकरण भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, बाल अपराधी वह है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए तथा जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। उक्त परिभाषा का संबंध किससे है? तो देखो हिल्ली, गुड, न्यूमेयर, अरस्तु। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प बी सही होगा साथियों, गुड। और गुड के अनुसार आपको याद रखना है, बाल अपराधी बालक वह है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए, जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। हिली के अनुसार आपको याद रखना है, यहाँ पर व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को बाल अपराधी बालक कहते हैं। और न्यूमेयर के अनुसार भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर देखेंगे। RT 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो देखते हैं इसकी क्या कमी है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल नहीं दिया गया। और इसमें EB शैक्षिक पिछड़ी क्षेत्रों में नवीन विद्यालय खोलने का सुझाव नहीं दिया गया। इसमें 14 से 18 वर्ष के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या कमी है? तो देखो यहाँ पर ये जो 3 बातें हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था नहीं की गई, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल नहीं दिया गया, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी है। और तीसरा क्या है, इसमें EB शैक्षिक पिछड़ी क्षेत्रों में नवीन विद्यालय खोलने का सुझाव दिया नहीं गया, तो ये भी गलत है यहाँ पर। और इसमें 14 से 18 के बाद, इसमें 14 से 18 वर्ष के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, ये लागू होता है यहाँ पर। इसका जो सही विकल्प है विकल्प D हो जाएगा साथियों। ये इसकी प्रमुख कमी है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर RT 2009 की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इसमें 14 से 18 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अतः 1 से 8 तक अनुत्तीर्ण न करने पर बालक की कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सकता, और 14 से 18 वर्ष की शिक्षा में बालक पिछड़ जाते हैं।
अतः आरटी 2009 की सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है। यहाँ पर देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा या क्रिया केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा है ना, विकल्प बी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की यह शाखा है जिसका हमें शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं और अभिरुचियों का आकलन करना है। ये व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है जो आज शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। इसके बाद में देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, समस्या समाधान की 4 अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है। समस्या समाधान की 4 अवस्थाओं में से जो यहाँ पर नहीं है उसका चयन करना है। सादृश्य मूलक प्रक्रिया, संभावित समाधान, मूल्यांकन, मौलिक अवस्था। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, ये नहीं है, मौलिक अवस्था नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। सादृश्य मूलक प्रक्रिया, संभावित समाधान, मूल्यांकन और इसके अतिरिक्त समस्या समाधान की चौथी अवस्था कौन सी है, क्रियान्वयन। ये आपको यहाँ पर देखना है। इस अवस्था में समाधान का क्रियान्वयन किया जाता है तथा परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। वैयक्तिक भिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक गाल्टन, वुडवर्थ, हर्बर्ट स्पीयरमैन। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, गाल्टन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास का पक्ष। मानसिक विकास का पक्ष भाषा, संवेदना, बुद्धि, उपर्युक्त सभी। तो मानसिक विकास का संबंध विकल्प डी, ये सभी होगा। यहाँ पर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योग्यता में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, या बहुबुद्धि सिद्धांत, या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 19 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है। परिणामकारी वाक, अनुश्रुत वाक, लंबित वाक, प्रवर्धिक वाक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी सही होगा साथियों। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संवेग नहीं है। निम्नलिखित में से संवेग नहीं है, कौन सा नहीं है संवेग, बुद्धि, दया, प्रेम, घृणा। दया, प्रेम, घृणा ये तो है संवेग, और बुद्धि ये संवेग नहीं है साथियों। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता में गुण होते हैं। सृजनात्मकता के गुण लचीलापन, नवीनता, मौलिकता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सृजनात्मकता में गुण होते हैं लचीलापन, नवीनता, मौलिकता, ये सभी गुण सृजनात्मकता में होते हैं। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है, सृजनशील बालक की क्या विशेषताएं होती है। सृजनशील बालक की विशेषताएं देखो,
सृजनशील बालक की मुख्य विशेषताएं क्या है? विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, समायोजन में सक्षम और साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति, कठिन तथा टेढ़े मेढ़े जीवन पथ में आगे बढ़ने में रुचि। और चौथा क्या है? जिज्ञासामयी प्रकृति, दूरदर्शिता, स्वयं निर्णय लेने की योग्यता, उच्च स्तर की कल्पना शक्ति, व्यवहार में आवश्यक लचीलापन, रचनात्मक कार्य में रुचि। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सृजनशील बालक की ये विशेषताएं हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में नहीं है। अधिगम को क्या प्रभावित नहीं करता है? अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में कौन सी नहीं है? परिपक्वता, प्रेरणा, उचित वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में ये इनमें एक भी नहीं है, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। तो फिर अधिगम को क्या प्रभावित करते हैं? वे कौन सी दशाएं हैं, वे कौन से कारक हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है? तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो यहाँ पर, अधिगमकर्ता का शारीरिक मानसिक विकास, इससे भी अधिगम प्रभावित होगा। विद्यार्थी की क्षमता व योग्यता, महत्वाकांक्षा व उपलब्धि अभिप्रेरणा, जीवन उद्देश्य, तत्परता व इच्छा, मानसिक स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, अभिवृत्ति, सीखने की विधि, पुनर्बलन और चिंता, ये सब क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? अधिगम अक्षमताएं हैं। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा, वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं, या फिर पठन अक्षमता के प्राय हैं। तो अधिगम अक्षमताएं, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प बी सही होगा साथियों, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा। अधिगम अशक्तता वाले बालकों में विभिन्न बीमारियों जैसे डिसलेक्सिया, डिस्थीसिया, डिस्मोर्फिया आदि पाई जाती है। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो ये अधिगम अशक्तता वाले बालकों में जो बीमारियां पाई जाती है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन देखो 24 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को यहाँ पर देखना। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। किस टाइप का होता है? वह व्यक्ति किस टाइप का होता है जो अत्यधिक वाचाल या प्रसन्नचित्त होता है? प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, बहिर्मुखी। मनोवैज्ञानिक आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का एक वर्गीकरण बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया, और इसने सामाजिक विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक व व्यवहारिक नेता होते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत? कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर
ए सही होगा साथियों। अभ्यास का सिद्धांत, ये अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों को याद रखें यहाँ पर। पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। ये तो है और ये नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ये यही पूछ रहा है यहाँ पर। तो विकल्प ये आपका यहाँ पर सही होगा। अभ्यास का सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का नाम याद रखें। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक है ये, और यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें पक्ष का विकास हुआ। संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? जिसमें पक्ष का विकास हुआ है। सामाजिक पक्ष या मानसिक पक्ष, संवेगात्मक या उपयुक्त सभी। संगठित व्यक्तित्व, संगठित व्यक्तित्व किस पक्ष का विकास हुआ है इसमें? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? संगठित, यानी सभी आ जाएंगे इसके अंदर। सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर। विकल्प डी, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें पक्ष का विकास हुआ, यानी सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का जिसमें विकास हुआ वो संगठित व्यक्तित्व। इसके बाद में देखो यहाँ पर संगठित व्यक्तित्व में व्यक्ति के सामाजिक पक्ष, मानसिक, संवेगिक या संवेगात्मक पक्ष सभी को शामिल किया गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? गैरेट टर्मन, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, शेल्डन। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों, गैरेट और टर्मन। विकल्प ए। वर्गीकरण के आधार पर व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं: सामाजिकता, आत्मचेतनता, समायोजन शक्ति, शारीरिक संरचना, दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, विकास युक्त संवेगात्मकता आदि। किस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है? विकल्प देखो यहाँ पर, मूर्त। विकल्प बी में है मूर्त, अमूर्त। विकल्प सी में अमूर्त, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों। विकल्प ए, मूर्त। मूर्त बुद्धि, जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वे अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता होते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में बुद्धि परीक्षणों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि परीक्षणों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर C.S. राइस, डॉक्टर M.L. गुप्ता, डॉक्टर K.S. सक्सेना, डॉक्टर M.K. अग्रवाल। तो बुद्धि परीक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने किया भारत में? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। विकल्प ए, डॉक्टर C.S. राइस। इसने भारत में बुद्धि परीक्षणों का कार्य सर्वप्रथम किया, सबसे पहले। यहाँ पर देख लेते हैं, डॉक्टर M.C. जोशी के द्वारा निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया 1960 में, और डॉक्टर प्रयाग मेहता के द्वारा निर्मित सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में, डॉक्टर टंडन द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961 में, और इसी के साथ आपको ये याद रखना है यहाँ पर प्रो राय चौधरी द्वारा निर्मित वाचिक बुद्धि परीक्षण ये 1971 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, और आज की ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 30 नंबर का क्वेश्चन,
जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, वह कौन सा प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक अर्जित प्रेरक या उपयुक्त सभी? जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, तो वह कौन सा प्रेरक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यह सभी प्रेरक है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। जन्मजात, प्राकृतिक और अर्जित तीनों प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर CDP के बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत रूप में हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार अगली सीरीज देखेंगे हम, और सभी सीरीज अटेंड कीजिए और ये सीरीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।